तो बेटा डेप्रिसिएशन करने लगे हम, और डेप्रिसिएशन का अगर हम मीनिंग लिखें तो मीनिंग तो दोनों जगह पे सेम है, चाहे अकाउंटिंग की बात करें चाहे हम टैक्सेशन की बात करें, क्योंकि डेप्रिसिएशन मींस परमानेंट डिक्रीज in the value of fixed asset except land due to normal wear, tear and use. Normal wear, tear and use. तो एसेट की वैल्यू में परमानेंट डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, बिल्कुल सही है ये बात, मीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डेप्रिसिएशन हम अकाउंटिंग में कैलकुलेट करते हैं और जो डेप्रिसिएशन हम टैक्सेशंस में कैलकुलेट करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। पहली बात, जो अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन है उसके लिए कई मेथड है, लेकिन टैक्सेशन लॉज ओनली अलाउज written down value method of charging depreciation on fixed assets. Fixed asset includes tangible assets as well as intangible assets. Tangible assets भी हैं, intangible assets भी हैं, दोनों के ऊपर depreciation मिलती है। और यहाँ पर जब हम वर्ड यूज करते हैं, वही वर्ड यूज करने का डेप्रिसिएशन अलाउंस वर्ड यूज करते हैं। डेप्रिसिएशन अलाउंस अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, दिस इज अलाउड अंडर सेक्शन 32। और इसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप वो कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो इसका बेनिफिट होता है। मैं बताता हूँ, इट इज ए बेनिफिट given by the income tax act to the assessee। ये बेनिफिट है, इनकम टैक्स एक्ट एसएससी को बेनिफिट देता है, आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इस बेनिफिट का फायदा उठाते हैं। दे कीप ऑन परचेजिंग बिग एसेट्स so that the amount of depreciation can be claimed by them. It is a benefit given by the Income Tax Act to the assessee. The amount of depreciation as computed under the provisions of Income Tax Act 1961 can be debited to P&L account. P&L अकाउंट को आप वो अमाउंट डेबिट कर सकते हो बिजनेस के एंगल से, और अगर आप P&L को डेबिट करोगे तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट कम होएगा, नेट प्रॉफिट कम होएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कम हुआ, टोटल इनकम कम होएगी, टोटल इनकम कम होएगी तो टैक्स भी कम बनेगा। तो दिस इज बेसिक बेनिफिट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और दूसरा बेनिफिट, डेप्रिसिएशन डेबिट तो कर दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो किसी को नहीं देना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो मेरे पास पड़ा है, मेरा नो कैश एक्सपेंस है ये। और कैश एक्सपेंस ना हो तो कैश फ्लो कहती है इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम, तो ये सोर्स है हमारा इनकम का। लेकिन इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी और अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी, दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं। वहां हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, हमें आती है +1 से, यही सीखा है हमने वो। यहाँ अब हमें दूसरे एंगल से सीखनी पड़ेगी। इसकी कंडीशंस हैं, आई राइट कंडीशंस फॉर द ग्रांट ऑफ
depreciation under section 32। अगर 32 सेक्शन में आपने ये डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है तो यू मस्ट सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। वेरी इंपॉर्टेंट दीज कंडीशंस आर। ये अगर हम इसकी बात करें तो 8 या 9 कंडीशंस हैं टोटल में, कभी 7 भी हो सकती हैं, कभी छोटी बना देता हूँ, कभी बड़ी बनाता हूँ, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, it is allowed in respect of capital assets owned by the SSC on the last day of previous year. Very very important line this is. It is allowed in respect of capital assets. सबसे पहले वर्ड है कैपिटल एसेट्स, राइट? कैपिटल एसेट्स, it is allowed in respect of capital assets. What is capital assets? कैपिटल एसेट वो एसेट होता है जो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। बिजनेस के एंगल से सोचते हैं, मैंने प्लांट एंड मशीनरी क्रिएट कर ली तो कैपेसिटी बढ़ गई, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली और कैपेसिटी बढ़ गई। फैक्ट्री में एसी लगवा दी है सारी में तो वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ गई, मशीनों की एफिशिएंसी बढ़ गई। ऑल आर कैपिटल एसेट्स। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो एसेट्स हमें फ्यूचर में काम आएंगे, एक साल में खत्म नहीं हो जाएंगे, दे आर रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टोर्स, स्टॉक्स, फर्नीचर्स, ये सारी बड़ी बड़ी चीजें जिससे हमने बिजनेस को क्रिएट करना है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज ओन्ड बाय द एसएससी। ओनरशिप भी होनी चाहिए। अगर मेरे पास ओनरशिप नहीं है तो आई एम नॉट लाइबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मुझे तभी मिलेगी व्हेन इट इज ओन्ड बाय द एसएससी। इट इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय द एसएससी। एसएससी के पास वो ओन्ड होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। मैं किसी दोस्त की गाड़ी मांग लाया, अपने घर पे खड़ी है कि कई दिनों से, तो क्या मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं उसके ऊपर? नो, दैट कार इज नॉट ऑन माय नेम, दैट कार इज नॉट ऑन माय बिजनेस नेम। मेरे बिजनेस के नाम पर, बिजनेस के एंटरप्राइज के नाम पर होनी चाहिए। तभी बिजनेसमैन आपने देखा है बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बिजनेस के नाम पर खरीदते हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, मेरे पास वो एसेट लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर पर भी होना चाहिए। ये ना हो कि मेरे पास लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर पर वो एसेट है ही नहीं, मेरे पास वो एसेट ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर भी होना चाहिए। लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ 31 मार्च 2020 को वो एसेट मेरे पास होना चाहिए। दैट एसेट दैट इज must be held by the SSC on 31 March 2020। अगर 31 मार्च 2020 को मेरे पास एसेट नहीं है तो आई एम नॉट liable to claim depreciation on that particular asset। यहाँ डिफरेंस है अकाउंटिंग में और बिजनेस में, इसमें अपना टैक्स में। अभी तक ये बेटा मैं आपको समझाने लगा हूँ डिटेल में। ये हमारी प्रीवियस ईयर की कंडीशंस हैं। 1 अप्रैल
19, ये 31 मार्च 2020, ये आ गई उठा हमारे पास। मैं पूरा साल एसेट रखता हूं, 30 मार्च को बेच देता हूं। No depreciation can be claimed on this asset because it is not held by me on the last day of previous year. Asset must be held by the assessee on the last day of previous year. 31 मार्च 2020 को मेरे पास ये एसेट होना चाहिए। अगर 31 मार्च 2020 को ये एसेट मेरे पास नहीं है तो आई कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट। इस एसेट पे मुझे डेप्रिसिएशन तभी मिलेगी अगर 31 मार्च 2020 को मेरे पास एसेट है। अकाउंटिंग होती तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन देती है, बट टैक्सेशन नहीं देती। टैक्सेशन कहती है इट मस्ट बी ओन्ड बाय दिस एसेसी ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। दूसरी सिचुएशन पे आ जाते हैं, पूरा साल एसेट नहीं रखा मैंने बेटा, मैं लास्ट डे पे गया वहां पर और लास्ट डे पे एसेट खरीद लाया। 31 मार्च 2020 को मैंने कार खरीद ली BMW। यस, आई कैन क्लेम ए डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट। मैं इस कार के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं क्योंकि मैं कंडीशंस फुलफिल करता हूं। कैपिटल एसेट है, यस कैपिटल एसेट है, ओन्ड बाय दिस एसेट मेरे नाम है, यस, ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर है, यस, तीनों कंडीशन फुलफिल्ड है। कंडीशंस फुलफिल्ड है, आई कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट। It is allowed in respect of capital asset owned by this SC on the last day of a previous year। और capital asset का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ tangible asset, it can be tangible asset, it can be intangible assets, patents, copyrights, trademarks, goodwill, softwares, antiviruses, ये सारे हमारे intangible assets हैं। इनके ऊपर भी मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं। तो ये हमारी तीनों कंडीशंस आपने ध्यान रखनी है। इसमें एक लाइन और मैं आपके साथ ऐड करना चाहता हूं याद रखने के लिए, नो डेप्रिसिएशन, इसी लास्ट वाली पॉइंट पे, नो डेप्रिसिएशन इफ एसेट इज सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर मैंने प्रीवियस ईयर में एसेट बेच दिया, या अभी आपके साथ सिचुएशन है, मैंने पूरा साल एसेट रखा लेकिन 30 मार्च को बेच दिया, तो आई एम नॉट एबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट। यस, ये तीनों चारों कंडीशंस का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद भी कंडीशंस है, मैंने कहा ना आपको टोटल 7-8 पॉइंट है, हम सारे डिस्कस। जो सेकंड कंडीशन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। पढ़ते हैं, लिखते हैं, पहले समझते हैं, फिर इसके बाद समझेंगे। एसेट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। Asset must be used during the previous year. Put into use is very important. मैं LCD ले आया, LED ले आया घर पे, डब्बा पैक्ड पड़ा है, हमने खोली ही नहीं, पूरा साल अनपैक की ही नहीं, पैक्ड कंडीशन में ही पड़ा है, इट इज नॉट पुट इनटू यूज। पुट इनटू यूज तब है जब मैं उसे इंस्टॉल करा लेता हूँ, कंपनी वाला बंदा आएगा उसे इंस्टॉल करेगा, इट इज पुट इनटू यूज। मान लीजिए आप गाड़ी लेने जाते हैं, वो गाड़ी बिल्कुल तैयार कर देते हैं आपकी, सारा कुछ होने के बाद वो कहता है सर स्टार्ट करें प्लीज। जब आप उसको स्टार्ट कर देते हो, इट इज पुट इनटू यूज, वो गाड़ी आपकी होगी। अब उससे पहले वो चेक करा लेता आपसे सारा कि मेरी तरफ से ओके है, देख लो कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद कहता है पेट्रोल डालूंगा फिर स्टार्ट करूंगा। अब आप डिनाई नहीं कर सकते कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा। और घर ले आए,
तो ऑब्वियसली फिर तो बिल्कुल ही नहीं वापस लेता। एसेट मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट इज पुट इनटू यूज। अगर पुट इनटू यूज है तो डेप्रिसिएशन क्लेमेबल है, अगर यूज ही नहीं करी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लेके रख दी है, इट इज नॉट अलाउड टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट्स। और जिस दिन से पुट इनटू यूज है वहां से डेप्रिसिएशन काउंट होगी, वो भी बात करते हैं। इफ एसेट इज यूज्ड, पुट इनटू यूज कह सकते हैं, और लेस देन 180 days, less than 180 days, then depreciation on this asset, on these assets, such assets is allowed at the rate of 50%, half, कुछ भी लिख लो, half the normal rate of depreciation. अगर 25% अलाउड है तो उसके ऊपर 12.5%, या सिंपल कर लो 25% इंटू 6/12। लेकिन मंथ्स में काउंटिंग इज नॉट अलाउड, या तो डेप्रिसिएशन लगेगी ही नहीं, अगर पुट इनटू यूज नहीं करी तो नहीं लगेगी। पुट इनटू यूज है तो सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं, या फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगी या हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगी। इसको भी समझते हैं कैसे। आपकी स्क्रीन पे देखें जरा, बड़े ध्यान से देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन वही पॉइंट आ गया, इसी के चक्कर है सारे डेप्रिसिएशन में। 1 अप्रैल 19 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, 31 मार्च 2020 ये मेरा क्लोजिंग पॉइंट। अब मैंने एसेट 1 अप्रैल को पुट इनटू यूज कर दिया तो 366 डेज, मैं 1 अप्रैल को बाद 1 मई आ गई, अगला महीना आ गया, 30 डेज चले गए, 336 डेज लेफ्ट रह गए प्रीवियस ईयर में। ऐसे काउंटिंग करते रहते हैं दिन, हर पासिंग डे के साथ हमारे दिन कम होते चले जाते हैं प्रीवियस ईयर के, और हमारा प्रीवियस ईयर लीप ईयर है। वैसे जो डेट बनती है वो बनती है महात्मा गांधी बर्थडे। महात्मा गांधी के बर्थडे से पहले पुट इनटू यूज कर दी तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, महात्मा गांधी के बर्थडे के बाद पुट इनटू यूज करी तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एग्जैक्ट 2 अक्टूबर बनता है। लेकिन हमारे केस में हमारा प्रीवियस ईयर एक दिन ज्यादा है, तो 3 अक्टूबर 19, 3 अक्टूबर से पहले पहले खरीद कर उससे पहले पुट इनटू यूज कर दी तो फुल डेप्रिसिएशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेसमैन को समझाते हैं कि आपने जब भी एसेट खरीदना है सितंबर 30 से पहले पहले खरीदना है, ताकि वी कैन क्लेम फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन उतना ज्यादा मुझे बेनिफिट। तो अगर मैं एसेट यहाँ खरीद लेता हूं तो फुल डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू मी। अगर मैं इसके बाद खरीदूंगा, ये शेडेड एरिया में खरीदूंगा, तो जो डेप्रिसिएशन मुझे मिलेगी, डेप्रिसिएशन मिलेगी हाफ रेट से मिलेगी। इवन मैंने अभी आपको ऊपर एक बताया कि मैंने BMW कार खरीदी, 31 मार्च को खरीदी, डेप्रिसिएशन मिलेगी लेकिन हाफ रेट से मिलेगी, क्योंकि एसेट इज पुट इनटू यूज फॉर सिंगल डे ओनली। चाहे एक दिन यूज करूं चाहे आधा दिन यूज करूं, 31 मार्च को अगर मैंने एसेट पुट इनटू यूज कर दिया तो आई एम लायबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट। अगर मैंने एसेट खरीदा 1 मई को है लेकिन पुट इनटू यूज ऑन 1 दिसंबर कर दिया, तो भी आई कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, लेकिन फुल नहीं, इट विल बी अलाउड एट हाफ रेट्स। डेप्रिसिएशन मिलती रहेगी फुल रेट से नहीं, हाफ रेट से। बस यही ध्यान रखना है कि 3 अक्टूबर से पहले
खरीद कर पुट इनटू यूज कर दिया तो हाफ रेट, फुल रेट, और अगर 3 अक्टूबर के बाद, 3 अक्टूबर इंक्लूसिव है, अगर 3 अक्टूबर को भी एसेट पुट इनटू यूज होगा तो फुल डेप्रिसिएशन मिलेगी। फ्रॉम 4 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप गिन लेना, काउंटिंग कर लेना, 180 डेज नहीं बनेंगे। 4 अक्टूबर से 31 मार्च तक 179 डेज बनते हैं। तो ये बेटा हमारा काउंटिंग का सिस्टम है, ये डेप्रिसिएशन का सिस्टम है। तो हम बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला, इसी के साथ ही नंबर नहीं देते हैं इसे, इसी का पॉइंट कर देते हैं। एसेट्स परचेज्ड इन अर्लियर ईयर but put into use in later year। हमने एसेट खरीदा तो किसी और दिन ईयर में था, खरीदा 16-17 में, पुट इनटू यूज किया 19-20 में, खरीदा 17-18 में, पुट इनटू यूज किया 19-20 में, खरीदा 18-19 में, पुट इनटू यूज किया 19-20 में। अगर 31 मार्च 2019 को एसेट खरीद लिया तो वो प्रीवियस ईयर में खरीदा 18-19 में, और पुट इनटू यूज अब कोई भी डेट पे करो, फिर फुल डेप्रिसिएशन इज अलाउड। ये जो कंडीशन ऊपर वाली हमने जिस पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किया है, दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल व्हेन एसेट इज परचेज्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर। 1920 में खरीदा, 1920 में पुट इनटू यूज किया, 18-19 में होता तो 18-19 वाली कंडीशंस देखते। एसेट परचेज्ड इन अर्लियर ईयर but put into use in later year, the condition of 180 days is not applicable। ब्रैकेट में लिख देता हूं, depreciation will be charged at full rate। I repeat, जो मैंने बात कही दोबारा से समझते हैं बेटा। हमने एसेट खरीदा 18-19 में, पुट इनटू यूज किया 19-20 में, 19-20 की भी लास्ट डेट पे आ जाओ, 31 मार्च को पुट इनटू यूज किया, तो जो डेप्रिसिएशन है दैट विल बी अलाउड एट फुल रेट, फिर हाफ नहीं लगेगी। हाफ तब लगती है व्हेन एसेट इज परचेज्ड इन 1920 एंड पुट इनटू यूज आफ्टर महात्मा गांधीज बर्थडे, मतलब 3 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो लेस देन 180 डेज इन द सेम प्रीवियस ईयर। अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस ईयर है, then the condition of 180 days is not applicable। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्लॉक ऑफ एसेट। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल एसेट पे हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। हम जब भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर। व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट? ब्लॉक ऑफ एसेट मींस, इट मींस एसेट्स फॉर विच same rate of depreciation is prescribed under the act। तो वो एसेट जिसके लिए सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रिस्क्राइब्ड है। इसके लिए बेटा मैं आपको एक छोटी सी और बात बता दूं, सेम क्लास ऑफ एसेट होना चाहिए, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। इट मींस एसेट्स फॉर व्हिच सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट shall constitute a block। तो वो ब्लॉक बन जाएगा हमारा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो हमारे पास प्लांट हैं बड़े सारे, हमारे पास प्लांट ए है, प्लांट भी है, और इसकी फिर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दी है।
rate of depreciation. So plant A, rate of depreciation 5%. Plant B, rate of depreciation 10%. Plant C, rate of depreciation 25%. Plant D, rate of depreciation 5%. Plant E, rate of depreciation 10%. Plant F, rate of depreciation 15%. Sorry, 25%. Plant G, rate of depreciation in 5%. Plant H, rate of depreciation 10%. Plant I, rate of depreciation 25%. Plant J, rate of depreciation 5%. Plant K, rate of depreciation 10%. तो ये हमारे पास बड़े सारे प्लांट हैं, अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है सबकी, और अब हमें उसको कहता है जी ब्लॉक बना के आप इनकी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसे कोई कहे कि आप इसके ब्लॉक बनाएं, तो मैं इसके ब्लॉक बना दूंगा, 3 ब्लॉक बनेंगे, क्योंकि 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेरे पास एसेट हैं। अब व्हाट आई विल डू, आई विल मेक 3 ब्लॉक। ब्लॉक 1, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिखूंगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%। फिर ब्लॉक 2, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। फिर I will make block 3, rate of depreciation 25%। ऐसे बन जाएंगे 3 ब्लॉक। अब अलग अलग कर लो, हमारे आप अगर आप देख पा रहे हैं, ए, फिर बी इसमें चला जाएगा, सी इसमें चला जाएगा, फिर डी, फिर ई और एफ, आगे जी, फिर एच, फिर आई। आई का देखो रेट क्या है, 25%। फिर जे एंड फिर के। ये अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे आपके, अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से। 5% वाला अलग कर दिया हमने, 10% वाला अलग कर दिया, और 25% वाला अलग कर दिया। ये अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, अलग अलग ब्लॉक में चले जाएंगे। हाँ, ये सेम क्लास ऑफ एसेट थे, अगर ध्यान से देखें, अगर अगर हम इसको लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर दें, बिल्डिंग बना लें, तो बिल्डिंग इसमें नहीं आएगा। सपोज करो बिल्डिंग XYZ है 10%, तो वो ब्लॉक 2 में नहीं आएंगी, वो अलग ब्लॉक में जाएंगी। रीजन बीइंग उसकी क्लास ऑफ एसेट इज डिफरेंट। अगर आप कहते हो तो मैं लिख देता हूं, ये यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सेम क्लास ऑफ एसेट होना चाहिए, सेम क्लास ऑफ एसेट एज वेल एज प्लस सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर ब्लॉक में जाना है एसेट ने, तो सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होनी चाहिए एंड सेम क्लास ऑफ एसेट होनी चाहिए। अगर दोनों में एक भी फर्क आ जाता है, अगर वो सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, फिर वैसे ही नहीं ब्लॉक में आएगी। सेम क्लास ऑफ एसेट भी होनी चाहिए। अगर एक भी चीज डिफरेंट होगी, डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स है लेकिन सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो नहीं। दोनों सेम होने चाहिए, एसेट भी सेम क्लास से बिलोंग करता हो, प्लस उसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम होनी चाहिए।
then only it is regarded as block, तो वो block में आएगा, otherwise it will not be recorded. Depreciation निकालनी है block के ऊपर, तो वो कैसे निकालेंगे? How to charge depreciation on block? वैसे तो यही क्वेश्चन है हमारा, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो सारा यही है, हाउ टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी कैसे अल्टीमेटली, तो ये उल्टा हम अभी सीख लेते हैं। इसका एक फॉर्मेट दिया है एक्ट ने हमें छोटा सा, कि हाउ टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ब्लॉक, तो वो हम छोटा सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपके सामने, देखना आप कैसे बनता है फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे WDV, मैंने आपको कहा WDV मेथड अलाउड है, WDV ऑफ द ब्लॉक ऑन 1 अप्रैल अपने ईयर का, 1 अप्रैल, तो अपना प्रीवियस ईयर 1920, तो 1 अप्रैल 2019 आपने ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू लिख लेनी है। अगर आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू फर्स्ट डे को नहीं है तो फिर नील लिख लेनी है। नया एसेट खरीदोगे, नया ब्लॉक बनाओगे, तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑन 1 अप्रैल इज नील, प्लस ऐड कर देंगे, ऐड एडिशन मेड टू द ब्लॉक, जो अगर कोई नया एसेट खरीदा, एडिशंस मेड टू द ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20, 1920 में अगर आपने सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का कोई और ब्लॉक खरीद लिया है तो वो ऐड हो जाएगा। लेस सेल्स फ्रॉम द ब्लॉक, अगर कोई एसेट बेच दिया है ड्यूरिंग 1920, ये जो वैल्यू आएगी दिस इज वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ ब्लॉक सारा कुछ लेस प्लस करके ऑन 31 मार्च 2020, ये 2020 की वैल्यू आ गई। और इस वैल्यू के ऊपर जो भी ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू के ऊपर अब हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे और जो भी रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट होएगी वो लग जाएगी। तो ये हमारे पास 31 मार्च 2020 की वैल्यू आ गई, इसमें से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट, जो भी रेट होएगी वो रेट से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी starting point for next year, written down value of the block on 1 April 2020। अब ये फिर अगले साल स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और जो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दिस विल बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये ऐसे ही हमारा सिस्टम चलता है, फिर अगले साल ऐसे ही बनाएंगे, फिर वो हमारे पास चला जाएगा। तो यही हमारा सिस्टम कीप ऑन गोइंग होता है। इसके बाद जो हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट इज 5th पॉइंट, हमें नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी पता होने चाहिए। नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता होने से हमें दिक्कत नहीं होती। अगर बाय चांस क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होएगी तो आई कैन वर्क आउट विद माय थिंग्स कि मुझे पता है क्या वैल्यूज है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की जो एक्ट ने रेट दे रखी है इट इज गिवन 5%। रेजिडेंशियल बिल्डिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%। कमर्शियल बिल्डिंग है, ये थोड़ी सी आप याद कर लेंगे, कमर्शियल बिल्डिंग्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। देन टेम्परेरी बिल्डिंग्स पहले 100% हुआ करती थी,
जैसे टेम्परेरी पार्टीशन हो गए, टेम्परेरी बिल्डिंग होगी, शेड बना लिया, इट कैन बी रिमूव्ड, पार्टीशन कर दी टेम्परेरी बिल्डिंग्स। तो टेम्परेरी बिल्डिंग्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है पहले 100% थी, नाउ इट इज 40%। 40% maximum rate of depreciation right now. Then motor cars, मोटर कार से पहले फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मैं रेट इंक्रीजिंग ट्रेंड में लिखना चाहता हूँ, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में सारे जितने भी बिजनेस एसेट्स हैं एट द रेट ऑफ 15%। देन सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, इसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है that is also 15%. Then motor cars, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन, मोटर व्हीकल्स जो कम ये आ जाएंगे, ये हमारी 15%। अगर कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल आप सभी जानते हैं, जो ट्रक हैं, बसेस हैं, ये कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ये भी बिजनेस को चाहिए होते हैं। तो जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो ये हमारे सारी चीजें हैं, इसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 30% है। कैसे पता लगेगा ये कमर्शियल व्हीकल है बेटा हमारा? उसके ऊपर आपका येलो नंबर प्लेट लिखी होती है। अगर येलो नंबर प्लेट है तो वो कमर्शियल व्हीकल है। कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एरोप्लेन्स, इसके ऊपर पहले हुआ करती थी 60%, नाउ इट हैज बीन 40%। कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इसके ऊपर 40%। तो ये बेटा थोड़ी सी आइटम्स हमने आपको बताई। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर 25%, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, पेटेंट्स, ये सारी चीजें। और अगर बुक्स हैं आपके पास, बुक्स के ऊपर आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40%। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो बुक्स यूज करते हैं, और अगर वो बुक्स यूज करते हैं तो उन बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगी। तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने बताई है दैट इज 40%। फिर आपके पास कोई चिमनीज हैं, कोई और ऐसी चीज है जो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, उसके ऊपर भी 40%। पोल्यूशन कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन भी होगी, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी 40%। मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन राइट नाउ इज 40%, नॉट मोर देन 40%। तो ये कुछ हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट्स हैं जो हमें अलाउ करी है एक्ट ने, हमें ये भी याद रखनी है। तो हमारी ये डेप्रिसिएशन रेट्स याद हो जाए, हमारा ये सारा सिस्टम हमें आ जाए, तो ये हमारा क्वेश्चन, हमारी बात बन जाएगी हमारे क्वेश्चन की। अभी भी 2 पॉइंट रह गए हैं, लेकिन डिटेल में करने वाले पॉइंट हैं 2-3 जो रह गए हैं। 2 बेसिक मेजर 2 पॉइंट्स ही हैं, और वो हम अब नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड करेंगे।